नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज के तहत हम इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को एक क्रम से डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सीरीज का ये मेरा चौथा लेक्चर है। इस सीरीज के 3 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें अभी तक अगर आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको इंडियन पॉलिटी PYQ इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको एक क्रम से देखने को मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। इस सीरीज का ये मेरा चौथा लेक्चर है, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा आपसे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अनुसूचियों से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। आपको देख करके ये हैरत होगा कि अनुसूचियों से खूब सारे प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग 50 से अधिक प्रश्न, और हर तरह की परीक्षा में, चाहे वो स्टेट PSC के एग्जाम हो, चाहे RO का एग्जाम हो, चाहे आपका UPSC का एग्जाम हो, सभी में अनुसूचियों से प्रश्न पूछे गए हैं और खूब भर भर के पूछे गए हैं। और ट्रेंड्स को भी देखें, अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम की बात हम करें तो लगभग 1-2 प्रश्न हर वर्ष अनुसूचियों से पूछे जाते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और कुल 12 अनुसूचियों से ही 50 से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसे हम देखेंगे। और इस सीरीज का एक हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आपका प्रैक्टिस भी हो, साथ ही साथ आप ये भी समझ पाएं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे कहां से नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उनको अधिक से अधिक आप रिवाइज भी कर पाए। ठीक है, तो संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से जुड़े हुए प्रश्न पहले आएंगे और उसके बाद अनुसूचियों से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे। तो अब देर न करते हुए सीधे शुरू करते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ गया है। इसी तरह के से आपके स्क्रीन पे प्रश्न आते जाएंगे। मेरे साथ इन्हें पढ़ते हुए, इन्हें सॉल्व करते हुए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप सभी आगे बढ़ेंगे। आप सभी से मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में है, तो ये UP BPSC प्री 1997 का प्रश्न है। 300 अनुच्छेद, 350 अनुच्छेद, 400 से अधिक अनुच्छेद और 500 से अनुच्छेद। देखिए, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जो मूल हमारा संविधान था, जिसमें कि समय के साथ भागों की संख्या 25 हो गई और अनुच्छेदों की बात करें तो लगभग 468 से अधिक अनुच्छेद इस समय भारतीय संविधान में मौजूद हैं। हालांकि अगर हम नंबरिंग के लिहाज से देखें तो हमें 395 अनुच्छेद ही दिखेंगे, क्योंकि जो अनुच्छेद बढ़ाए गए हैं वो सब क्लाज के माध्यम से बढ़ाए गए हैं, जैसे 4A हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो है, और पार्ट्स भी, जो संविधान के भाग हैं जो 22 से 25 हो गए हैं, वो भी सब क्लाज करके, यानी ABCD ऐसे जोड़ करके बढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबरिंग में देखेंगे तो हमें दिखेगा 22 भाग और 395 अनुच्छेद। लेकिन अगर हम एक एक की गिनती करें तो 468 से अधिक अनुच्छेद, 25 भाग और अनुसूचियों की संख्या 12 हमें दिखेगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, 400 से अधिक अनुच्छेद है। ठीक है, 400 से अधिक अनुच्छेद हम ये कहेंगे, C हमारा उत्तर होगा। अगला, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 420, 380। निश्चित रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में इतने ही अनुच्छेद थे। अगला, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो निश्चित रूप से 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो ये करेक्ट है। तीसरे का हमारा उत्तर है A। भारतीय संविधान में शामिल हैं, फिर से उसी तरह का प्रश्न, तो 395 अनुच्छेद है, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान में संशोधन करके बढ़ाया गया। तो कुल मिलाकर के भारत का संविधान क्या है? विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो A हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न पे देखते हैं। तो अब सूची का प्रश्न आ गया। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस का ये प्रश्न है, 2015 में पूछा गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो सूची 1 में तो प्रावधान है, सूची 2 में वो प्रावधान किस अनुच्छेद या संविधान के किस भाग से जुड़ा है, ये प्रश्न है।
ठीक है। तो नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का भाग अनुच्छेद 3 से संबंधित है। तो ऐसे में ए का 2 होगा। तो ए का 2 हमें कहां दिख रहा है? देखिए ए का 2 हमें केवल ए में दिख रहा है, यानी एक ऑप्शन से हमने इस प्रश्न को क्रैक कर लिया है। अब आइए दूसरा देखें, नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में इसका उल्लेख किया गया है। तो बी का 1 यहां हमें दिख रहा है। मौलिक अधिकार, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, तो सी का 4। और प्रशासनिक अधिकरण, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 323 ए में किया गया है, तो डी का 3। तो यही हमारा 5 का जो उत्तर होगा वो होगा ए। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यहां हमारे ऑप्शंस में अनुच्छेद 117 हमारा जो है उत्तर है। वित्त विधेयक की बात हो रही है, तो यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई विधेयक जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेने के बाद, यानी पहले राष्ट्रपति से पूछा जाएगा, उसके बाद केवल लोकसभा में वो प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 117 की बात हो रही है, ये हमारा उत्तर है। अगला इसी से संबंधित प्रश्न आ गया, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो निश्चित रूप से वित्त विधेयकों के बारे में विशेष प्रावधान अनुच्छेद 117 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें वित्त विधेयक को 2 प्रकार का बताया गया है, वित्त विधेयक प्रकार 1 और वित्त विधेयक प्रकार 2। उसमें अनुच्छेद 117(1) और अनुच्छेद 117(3), ठीक है। ये बड़े डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है, कैसे कैसे पास होता है, सामान्य विधेयक से क्या अंतर है, ठीक है, धन विधेयक से क्या सिमिलरिटी है, सब हमने समझा हुआ है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का अर्थ है, जैसे आईएएस है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस है इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो इनके जो अधिकारी होते हैं उनका सिलेक्शन का भी पूरा प्रोसेस केंद्रीय सरकार करती है, ठीक है, और वो राज्य में भी और केंद्र में भी वो नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। इसे हम अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। एक तो जो है केंद्र की सेवा होती है, ठीक है, एक राज्य की सेवा होती है, एक अखिल भारतीय सेवा होती है, जिसके कर्मचारी राज्यों में भी काम करते हैं और केंद्र में भी काम करते हैं, ठीक है। तो उसी से जुड़ा हुआ प्रावधान कहां किया गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस विषय में राज्यसभा को एक विशिष्ट अधिकार मिला है कि राज्यसभा अगर चाहे तो किसी नई सर्विस को अखिल भारतीय सेवा के रूप में घोषित कर सकती है अपने 2/3 सदस्यों के बहुमत से। यह राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। तो सी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख अनुच्छेद 124 में किया गया है, न कि अनुच्छेद 318 में किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, तो भारत का निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 324 में किए गए हैं। तो यही बी जो है ये सुमेलित है। तो 9 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा बी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यूपीपीसीएस 2013 का प्रश्न है और सब क्या लिखा गया है? तो सारे जो है डीपीएसपी हैं। तो अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता तो सही सुमेलित है। क्या पूछा जा रहा है, कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन सही सुमेलित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है, सही सुमेलित है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये असल में गलत है। अनुच्छेद 50 में लिखा है
कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण होना चाहिए। और अनुच्छेद 48 में क्या लिखा है, तो कृषि पशुपालन का संगठन। ठीक है, तो डी हमारा उत्तर होगा, यही सही सुमेलित नहीं था। अब सूची का प्रश्न आ गया, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2002 में पूछा गया, संविधान के अनुच्छेद और उनसे संबंधित विषय। तो अनुच्छेद 124 क्या प्रावधान करता है, संघीय न्यायपालिका की स्थापना का प्रावधान करता है। तो ए का वन हमें कहां दिख रहा है, केवल ए में दिख रहा है। इसका मतलब एक ऑप्शन की मदद से हमने इस प्रश्न को क्रैक कर लिया है। ठीक है, इस तरह के जितने भी सूची के प्रश्न आएंगे उसको देखकर घबराना नहीं, हमेशा अपने दिमाग का प्रयोग करना है। जो भी तथ्य आपको आता है उसको जरूर से अप्लाई करना है। ठीक है, तो ए का 1, अनुच्छेद 5, ठीक है, तो ये नागरिकता से संबंधित है। तो बी का 2, अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान, ये असल में गलत लिखा है, इंग्लिश में इसमें इमरजेंसी प्रोविजन लिखा गया है, यहां आकस्मिक प्रावधान लिखा गया है, ये गलत है। आपातकालीन प्रावधान लिखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 352 की बात हो रही है, इमरजेंसी की बात हो रही है, तो सी का 3। और अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण, डी का 4। तो 11 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। फिर से सूची का प्रश्न आ गया है, यूपी पीसीएस 2010 का प्रश्न है। तो सूची 1 में अनुच्छेद और सूची 2 में उनसे जुड़े हुए प्रावधान। तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, तो ए का 3 अगर आपको पता है तो देखिए आपने इस प्रश्न को क्रैक कर लिया है, डी आपका उत्तर है। ठीक है, क्योंकि ए का 3 केवल डी में है। अनुच्छेद 36 क्या है, तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व है, डीपीएसपी है, तो बी का 4। अनुच्छेद 74 क्या है, तो अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद। और अनुच्छेद 368 क्या है, तो संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में ही लिखी है। और इसमें ही 2 प्रकार के बहुमत की बात की गई है, एक विशेष बहुमत और एक विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन की बात की गई है। तो 12 का उत्तर हमारा है डी। अगला प्रश्न आ गया, सूची 1 को फिर से सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में प्रावधान और सूची 2 में उससे संबंधित अनुच्छेद। तो विधानतः नए राज्य को शामिल कराना संघ में, ए का 2 अनुच्छेद 2 में प्रावधान है। और ए का 2 कहां आपको दिख रहा है, केवल बी में दिख रहा है। फिर से आपको आपका उत्तर मिल चुका है। तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14, बी का 1। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22, तो सी का 4। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देना अनुच्छेद 111 यानी डी का 3। तो कुल मिलाकर 13 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा बी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी तरह के प्रश्न है, एकदम बोरिंग हो जाता है क्योंकि केवल फैक्ट और फैक्ट इसमें है, कुछ बताने और समझाने के लिए ज्यादा स्कोप बचता नहीं है। अब ये प्रश्न कितने एग्जाम में पूछा गया, आईएएस प्री 2001, फिर लोअर 2002, फिर मेंस 2005 यूपी पीसीएस में, फिर 2011 के मेंस में पूछा गया। कैसे रिपीट हो रहा है प्रश्न ये आप देख रहे हैं। तो संविधान का अनुच्छेद और उनमें निहित अंतर्वस्तु प्रावधान। तो अनुच्छेद 54 प्रावधान करता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़ा हुआ। तो ए का 1 हमें 2 जगह दिख रहा है, ए में भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से जुड़ा है। तो ए बी में, ये ए में भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान करता है, यानी सी का 3। तो सी का 3 हमें यहां दिख रहा है। ठीक है, तो यही ए हमारा उत्तर हो गया। और डी का 4 अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति। अब बचा राज्य के विधानसभाओं की संरचना। तो राज्य के विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। ठीक है, तो 14 का हमारा उत्तर है ए। अगला प्रश्न फिर से सूची का प्रश्न आ गया और ये लेटेस्ट प्रश्न है यूपी पीसीएस प्री 2020 का। ठीक है, तो अनुच्छेद 61 किसकी बात करता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की बात करता है। तो ए का 2
ए का 2 चलिए हमें दो जगह दिख रहा है, ए में दिख रहा है और सी में दिख रहा है, यानी बी और डी में से कोई हमारा उत्तर नहीं होगा। अनुच्छेद 67 ख उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है, तो बी का 67 सॉरी बी का 3, तो बी का 3 हमें कहां दिख रहा है, बी का 3 हमें दिख रहा है सी में, ठीक है, और केवल सी में ही दिख रहा है और कहीं हमें नहीं दिख रहा है। अनुच्छेद 94, तो अनुच्छेद 94 है स्पीकर को हटाना, सी का 4, ठीक है, यहां हमें दिख रहा है। और अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, ठीक है, तो यही सी 15 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। चलिए देख रहे हैं कितना सूची का प्रश्न आ रहा है, फिर से सूची का प्रश्न आ चुका है, यूपी लोअर 2015 का प्रश्न है। तो अनुच्छेद 323 ए ये प्रशासनिक अधिकरण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ए का 2 आइए थोड़ा देखें, ए का 2 देखिए केवल सी में है, फिर से उत्तर मिल गया, ठीक है। अनुच्छेद 324 ये किससे जुड़ा है, निर्वाचन से जुड़ा है। अनुच्छेद 330 किससे जुड़ा है, लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया जाता है, जो कि 10 साल के लिए दिया गया था और वो संविधान में संशोधन कर करके आगे बढ़ाया जाता है। और अनुच्छेद 320 क्या है, लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। तो ए का 2, बी का 1, अनुच्छेद 330 सी का 4 और अनुच्छेद 320 डी का 3, ठीक है। तो यही सी हमारा उत्तर है, 16 का जो हमारा उत्तर है वो है सी, ठीक है। अब देखिए फिर से सूची का प्रश्न आ गया, यूपी पीसीएस प्री 2016 का है, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं। तो संवैधानिक प्रावधान और उनसे जुड़े हुए अनुच्छेद, तो संविधान संशोधन इसकी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 368 में। तो ए का 4 देखिए फिर से मिल गया, फिर से आपको उत्तर मिल गया, ठीक है। वित्त आयोग इससे जुड़ा हुआ प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है, बी का 3। वित्तीय आपात की चर्चा संविधान में की गई है अनुच्छेद 360 में, तो सी का 1। और अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 312 में है, तो 17 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा बी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, फिर से सूची वाला प्रश्न आ गया, अब यूपी पीसीएस 2016 के प्री का है एग्जाम। तो संस्थान और अनुच्छेद, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। वित्त आयोग, आइए ए का 3 से देखें तो दो जगह दिख रहा है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, तो वित्त आयोग ये तो उत्तर नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो यही होगा बी का 2। प्रशासनिक अधिकरण सी का 4 अनुच्छेद 323 ए। और संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 315 में किया गया है, तो डी का 1, ठीक है, और ए का 3। तो यही 18 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है यह पूछा जा रहा है। यूपी पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है, यानी बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। अंतरराज्य परिषद अनुच्छेद 263 सही है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 सही है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 क सही है, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 ये भी सही है। तो सभी के सभी सही हैं, कोई भी इसमें से गलत नहीं है, ठीक है। तो ये प्रश्न ही गलत है, इसका मतलब है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीपीटी रुक जा रही है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है, किसका सुमेल सही है, इसका मतलब 3 के 3 असुमेलित हैं। तो अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, 78 संसद का गठन, 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, ठीक है। तो ये डी हमारा उत्तर होगा, 20 का डी।
यही सही सुमेलित है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। आरएएस आरटीएस प्री 2013 का यह प्रश्न है। सूची 1 संविधान के अनुच्छेद और सूची 2 प्रावधान। तो अनुच्छेद 215 बात करता है उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने के बारे में, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के बारे में। तो यह कहा जा रहा है कि जो उच्च न्यायालय है वो क्या है, वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट भी क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यानी ऐसे न्यायालय के द्वारा दिए गए डिसीजंस को रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है और उसी तरह के मामले में इनसे संदर्भ ग्रहण किया जाता है। तो इसे क्या कहेंगे कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 222 बात करता है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण यानी ट्रांसफर से। तो ए का 4 हमें कहां दिख रहा है, ए का 4 हमें दिख रहा है ए में भी डी में भी। ठीक है। तो बी सी हमारा उत्तर नहीं होगा और हमें उत्तर नहीं मिला। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का यानी 222 1 बी का 1। तो बी का 1 हमें कहां दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है और ए में भी दिख रहा है। तो चूंकि बी हमारा उत्तर नहीं होगा तो यही ए उत्तर होगा। ठीक है। 226 कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति से जुड़ा हुआ है और अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों की अधीक्षण की शक्ति, ठीक है, हाई कोर्ट की। तो ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2, यही हमारा उत्तर होगा। 21 का हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 1। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 239। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। इसमें जितने अनुच्छेद दिए गए हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अनुच्छेद 239 बात करता है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित। अनुच्छेद 240 बात करता है केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति से जुड़ा हुआ है और अनुच्छेद 242 को निरस्त कर दिया गया है। ठीक है। तो यही बी हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची का प्रश्न हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, आप देख रहे हैं लगातार ये थकाने का कार्य कर रहा है। तो अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से जुड़ा हुआ है। ए का 3 देखिए कहां है, केवल बी में है। केवल एक तथ्य से यह प्रश्न हल हो गया। अनुच्छेद 148 प्रावधान करता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। तो बी का 1। अनुच्छेद 75(1) बात करता है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। तो सी का 4 और अनुच्छेद 131 है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से जुड़ा हुआ। तो डी का 2। तो इस प्रकार से 23 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एमपीपीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद और संबंधित राज्य। तो देखिए अनुच्छेद 371 के तहत लगभग 12 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 371 ए, बी, सी, डी करके ऐसे विशेष दर्जा दिया गया है। इन्हें कुछ विशेष प्रावधान का लाभ प्रदान किया जाता है। तो वही पूछा जा रहा है इसमें कि अनुच्छेद 371 क के तहत नागालैंड तो सही है ये। अनुच्छेद 371 ख के तहत असम ये भी सही है। अनुच्छेद 371 ग के तहत मेघालय, असल में यही सही नहीं है।
अनुच्छेद 371 ग के तहत मणिपुर को विशेष प्रावधान दिया गया है, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो ये हमारा सी उत्तर होगा 24 का। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न आ गया तो अब जो है संविधान की अनुसूचियों से जुड़े हुए प्रश्न प्रारंभ हो गए। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से जुड़े हुए प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और अनुसूचियों से जुड़े हुए सब जो प्रश्न है वो प्रारंभ हो गया है। चलिए, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल अनुसूचियां हैं 12। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। ये बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई? तो ये 12 हो गई। ठीक है, तो हम वर्तमान के हिसाब से इसका क्या उत्तर मानेंगे? 12 मानेंगे। ठीक है, इसको आप 8 भी मान सकते हैं, लेकिन वर्तमान में तो ये 12 ही है। ठीक है, चूंकि ये बहुत पुराना प्रश्न है इस लिहाज से मैंने कहा ये बात। ठीक है, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन आ गए हमारे सामने और ये प्रश्न IAS प्री 2005 का है। तो पहला कथन, भारत के संविधान में 20 भाग है। पहले ये पूछा क्या जा रहा है, कौन सा से सही है? तो भारत के संविधान में 20 भाग है, गलत है। भारत के संविधान में 22 भाग है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है, ये भी गलत है। भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो बिल्कुल सही है, भारत के मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियों का उल्लेख किया गया था। पहली अनुसूची 8 के बाद यानी 9वीं जोड़ी गई। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से क्यों यह जोड़ा गया? क्योंकि जिन राज्यों ने जमींदारी उन्मूलन का कानून बनाया उसे संपत्ति अर्जित करने, रखने की जो अधिकारिता दी गई थी, मूल अधिकारों में अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का अधिकार और अनुच्छेद 19F के तहत संपत्ति का अधिकार, उसके आधार पर जो जमींदार थे वो जाने लगे कहां? वो जाने लगे न्यायालयों में और वो कहने लगे कि भाई संपत्ति का अधिकार तो हमें मिल रहा है और सरकार हमसे हमारी संपत्ति छीन रही है। नेहरू जी पर बड़ा दबाव पड़ा तो उन्होंने संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ दी और ये कहा कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून डाले जाएंगे उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, यानी फिर अब उसमें अदालतों का कोई दखल नहीं होगा, तो आप इस आधार पर कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई? तो 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। हालत यह हो गई थी कि कोई नेता किसी दल के टिकट पर चुनाव जीतता था और किसी दल को सपोर्ट कर देता था, तो एक प्रचलित वर्ड हो गया आया राम गया राम। ठीक है, तो मतलब आया राम गया राम। तो एक ही दिन में कुछ लोगों ने 2-2, 3-3 बार अपने दलों को बदल दिया, तो ये टर्मिनोलॉजी हो गई आया राम गया राम। इसके बाद 11वीं अनुसूची पंचायत और 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका। ठीक है, तो ये जोड़ा गया। तो केवल 3 सही है इसमें, तो सी हमारा उत्तर है। ठीक है, IAS का ये प्रश्न था 2005 का, सी हमारा उत्तर है। अगला, भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची राज्यों के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो पूरा जो है इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या लिखा है? तो संवैधानिक जो प्राधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते से जुड़ा हुआ है। तीसरी अनुसूची में क्या लिखा है? तो शपथ और प्रतिज्ञान की बात की गई है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से जुड़ी हुई वो अनुसूची है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो निश्चित रूप से यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना है तो उस राज्य का नाम, ये सारी चीजें लिखी जानी चाहिए। तो निश्चित रूप से संशोधित कौन होगा? भारत की पहली अनुसूची संशोधित होगी। तो ए हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायत व्यवस्था को, भाषाओं को। तो भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से ये जुड़ी हुई है।
तो ए हमारा उत्तर है। अगला, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? यूपीपीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है, 4 स्टेटमेंट है, सही उत्तर को चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है, सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है, निश्चित रूप से है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप है, नहीं। भारत के राष्ट्रपति के लिए अलग से अनुच्छेद 60 में प्रावधान किया गया है, ठीक है। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है, तो बिल्कुल है। तो फिर 1 है, 2 है, 4 है, 1 है, 2 है, 4 है, यानी सी हमारा उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर रुक करके देख लीजिए प्रथम अनुसूची में क्या लिखा है। तो राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं और उससे जुड़ा हुआ अनुच्छेद लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? तो परलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान, तो भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, उनसे जुड़े हुए अनुच्छेद। तीसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है। अब इसमें आप देख सकते हैं संघ के मंत्री, सारी चीजें, इसमें भारत के राष्ट्रपति नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यूपीपीसीएस प्री 2022 का ये प्रश्न है, यानी बिल्कुल लेटेस्ट है। चलिए करते हैं। तो संविधान की तृतीय अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप लिखे हुए हैं, यानी ए का 2। आइए देखें अब क्या नए प्रश्नों में ये काम हो रहा है। तो ए का 2, आप कहेंगे कि नए प्रश्नों में ये ट्रिक नहीं लग रही है, ठीक है, लेकिन ये देखिए तो बिल्कुल नया प्रश्न है ना। तृतीय अनुसूची में क्या लिखा है? शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, यानी ए का 2। ए का 2 देखिए कहीं नहीं मिल रहा है। चतुर्थ अनुसूची में क्या है? राज्य विधान परिषदों, यहां पर एक टर्म समझ लीजिए, राज्य विधान परिषदों कहा जा रहा है। तो ये जो है लग रहा है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है राज्यों में, विधान परिषद, उसकी बात हो रही है, ठीक है। यहां पर राज्यसभा होना चाहिए या राज्यों की सभा होना चाहिए। इंग्लिश में तो ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट की बात हो रही है, राज्यसभा की, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिए, राज्य विधान परिषदों नहीं होना चाहिए। और वैसे भी राज्यसभा एक ही है, तो राज्यसभाओं, तो ये शब्द नहीं ठीक है ना। राज्य विधान परिषदों हो सकता है क्योंकि कई राज्यों में है विधान परिषदें, लेकिन ठीक है, चलिए ये टेक्निकल हो गया। तो बी का 1। 7वीं अनुसूची में क्या है? तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची, ठीक है। तो सी का 4। और 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। तो ये है डी का 3। तो यही डी हमारा उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ गए। फिर से जो है प्रश्न आ गया सूची का, यूपीपीसीएस प्री 1999, पुराना प्रश्न है। तो चतुर्थ सूची में क्या है? तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ए का 3। अब देखिए ए का 3 कहां दिख गया? सी में दिख गया, और यही हमारा उत्तर होगा। 6वीं सूची में ये जनजातीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, 8वीं ये भाषा से जुड़ा हुआ है, और 9वीं ये भूमि सुधार से जुड़ा हुआ है। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, यही हमारा सी उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। आरओ प्री 2016 का प्रश्न है। तो 7वीं अनुसूची में क्या लिखा है? तो विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है, यानी 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं हैं। तो ए का 3 देखें, ए का 3 हमें 2 जगह दिख रहा है, ठीक है। ए का 3 हमें 2 जगह दिख रहा है। बी का 1 हमें कहां दिख रहा है? बी का 1 भी हमें 2 जगह दिख रहा है। निश्चित रूप से आरओ में कठिन प्रश्न बनाए जाते हैं।
9वीं अनुसूची में क्या है, तो कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, ठीक है, कि 9वीं अनुसूची में डाल करके उनको न्यायिक समीक्षा से परे कर दो, ये कहने का मतलब था। तो 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, सी का 4, और सी का 4 हमें कहां दिख रहा है, तो सी का 4 हमें बी में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, तो यही उत्तर होगा। और 10वीं अनुसूची क्या है, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से जुड़ा है, तो डी का 2, ठीक है। तो यही 34 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा सी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फिर से उसी तरह का प्रश्न, और ये री एग्जाम 2016 का प्रश्न है। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। तो ए का 3, आइए देखें, तो ए का 3 हमें 2 जगह देखने को मिल रहा है। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं हैं, तो बी का 1, बी का 1 भी हमें जो है 2 जगह दिखने का मिल रहा है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, तो सी का 4, सी का 4 हमें जो है डी में दिख रहा है। और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, यानी डी का 2, तो यही हमारा उत्तर होगा। 7वीं अनुसूची ए का 3, 8वीं अनुसूची बी का 1, 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। तो 35 का जो हमारा उत्तर हुआ वो हुआ डी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया? आईएएस प्री 2019 का प्रश्न है, यानी ये लेटेस्ट प्रश्न है। तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। जैसे ही संविधान लागू हुआ तो एक तरफ तो जमींदारी उन्मूलन करना था, सीलिंग भी करना था कि एक व्यक्ति के पास कितनी मैक्सिमम जमीन हो सकती है, तो उतना जो है पॉइंट आप बनाइए कि 18 एकड़ हो सकती है। तो उसके पास अगर 100 एकड़ है तो 18 एकड़ छोड़ के सब ले लो, ये प्रावधान किया गया। क्योंकि भूमि को जो है गरीबी से जोड़ करके भी देखा गया, और ये देखा गया कि भूमि पर अधिकारिता अधिक से अधिक लोगों की होनी चाहिए, कुछ एक लोगों की ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ संविधान में लिखा था कि सबको भाई संपत्ति का अधिकार होगा, अपने संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार होगा, उसे बचा के रखने का अधिकार होगा। तो आप किसी की संपत्ति को कैसे छीन लेंगे? तो जितने जमींदार थे वो कोर्ट में जाने लगे, नेहरू जी पे दबाव पड़ने लगा। तो अंततः क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि एक जो है हम 9वीं अनुसूची जोड़ देते हैं, उसी में जितने राज्य कानून बनाएंगे उसको डाल देंगे, और उसमें जो है 31 ख के तहत ये लिख दिया गया कि इसका जो है न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ये परंपरा चली आ रही थी, लेकिन अब इस परंपरा में भी बदलाव हुआ। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है। अगला, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। तो इसे सम्मिलित किया गया 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। ठीक है, चलिए बी हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न पे हम आ चुके हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुल 2 कथन, आईएएस प्री 2018 का प्रश्न है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है? बिल्कुल डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। तो यही परंपरा चली आ रही थी कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई कानून डाल गया तो उसकी न्यायिक समीक्षा होगी ही नहीं, और उस पर ऊपर कोई जो है न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। लेकिन 2007 में आईआर कोयलो इस केस में, कोयलो बनाम तमिलनाडु, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9वीं अनुसूची भी न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है अगर ये मूल ढांचा से संविधान के टकराती है तो। ठीक है, कोयलो, ठीक है, केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो निश्चित रूप से 9वीं अनुसूची से यह संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान किया गया है। तो निश्चित रूप से 7वीं अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का उल्लेख किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो
ये 7वीं अनुसूची है। अगला मिलान करें तो किसमें कितने विषय हैं, ठीक है। तो संघीय सूची में विषय है कुल 97, लेकिन वर्तमान में है वो 98। तो 1 का ए तो हर जगह दिख रहा है। राज्य सूची में कुल विषय हैं 66, ठीक है। 66 थे, लेकिन वर्तमान में तो ये 59 है। तो राज्य सूची सी, 2 का सी यहां दिख रहा है। और समवर्ती सूची में मूल रूप से तो 47 विषय थे, लेकिन ये बढ़कर के हो गए हैं 52, ठीक है। तो पर कतरा गया है राज्य सूची का। तो 3 का बी, 1 का 1 और ये तो 41 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में और किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय ये है समवर्ती सूची में। प्रविष्टि 20 समवर्ती सूची की जो है वो आर्थिक सामाजिक आयोजना की बात करती है और इसी से प्रेरित होकर के योजना आयोग का भी आगे गठन किया गया, ठीक है। तो सी हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो आर्थिक नियोजन भारत के समवर्ती सूची में सम्मिलित है, यही सी हमारा उत्तर है। तो अब देखिए एक विषय यहां पर समझ लीजिए, इस तरह की ये जो तीनों सूचियां हैं, चाहे संघ सूची हो, राज्य सूची हो और समवर्ती सूची हो, अब चूंकि इन तीनों को मिलाएंगे तो 200 से ज्यादा विषय होंगे, लेकिन आपके लिए एक विषय यह है कि जो है प्रीवियस ईयर का प्रश्न आप देख रहे हैं तो आपको समझ आ ही रहा है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन एक काम आप ये करिए कि आप जो है जो महत्वपूर्ण है उनकी लिस्ट बना लीजिए और उनको जो है दिमाग में बिठा लीजिए कि संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय कौन से हैं, राज्य सूची के महत्वपूर्ण विषय कौन से हैं और समवर्ती सूची के महत्वपूर्ण विषय कौन से हैं, और ये महत्वपूर्ण विषय का आधार कैसे आप बनाएंगे। तो ये जो प्रश्न में पूछा जा रहा है उसी के आधार पे तो 10-12 संघ से हो जाएंगे, 10-12 जो है आपके राज्य से हो जाएंगे, 10-12 समवर्ती सूची से हो जाएंगे। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतना मोटा मोटा जो है प्रावधान समझने में, इतना दिमाग खपाने में, मौलिक अधिकार को समझने में और सब चीजों को, उससे आसान है कि इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ढेर सारे पूछे जा रहे हैं। तो इसको अनुसूची को तो आपको पक्का कर लेना है, 1-2 प्रश्न यहां से मिलेगा। अनुसूची, भाग, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, संविधान संशोधन, इनसे प्रश्न आपको, संविधान के स्रोत, संविधान की समितियां, इनसे जो है 2-3 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? ये लेटेस्ट प्रश्न है। तो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। तो ये समवर्ती सूची में है, ठीक है, प्रविष्टि संख्या 17 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो पुलिस तो राज्य का विषय है, रेडियो और टेलीविजन यानी ये संचार है तो ये संघ का विषय है, विदेशी मामले तो ये भी जो है संघ का विषय है, तो आपराधिक मामले ये समवर्ती सूची का विषय है। तो 45 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और निकात नीति। ये तीनों के तीनों जो है ये राज्य सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची का विषय है। तो 46 का हमारा जो उत्तर है वो है ए। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यूपीपीसीएस प्री 2019। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, जनगणना संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, गलत। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चतुर्थ अनुसूची में है और दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में है। तो यही सी गलत है। अगले प्रश्न पे आते हैं।
तो अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि है, शिक्षा है, पुलिस है, रक्षा है। तो रक्षा तो निश्चित रूप से संघ का विषय है, पुलिस और कृषि ये राज्य का विषय है, शिक्षा ये समवर्ती सूची का विषय है, और शिक्षा पहले जो है राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी ने समवर्ती सूची में लेकर के वो आई और 5 राज्य सूची के विषयों को समवर्ती सूची में लाया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। पहला तो शिक्षा, दूसरा वन, तीसरा नापतोल, चौथा वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, और 5वां न्यायिक प्रशासन। ठीक है, तो ये बी हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न पे, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। अगला, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है। तो निश्चित रूप से हमने अभी बात की 42वां संविधान संशोधन 1976, 50 का बी। अगला, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसका मतलब 3 सुमेलित है। यूपीपीसीएस प्री 2009 और यूपीपीसीएस प्री 2010 लगातार पूछा गया। ठीक है, वन समवर्ती सूची, ठीक है। शेयर बाजार समवर्ती सूची नहीं, शेयर बाजार संघ सूची है। डाकघर बचत संघीय सूची और जन स्वास्थ्य राज्य सूची, तो यही गलत है। शेयर बाजार क्या है? ये संघ की सूची में है। ठीक है, यूनियन लिस्ट है ये। सुमेलित कीजिए, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय। अब ये सुमेलन करना है। तो केंद्र की सूची में यूनियन लिस्ट में जनगणना है, ए का 3 कहां है भैया? ए का 3 केवल ए में है। राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्यों के जिम्मेदारी पे दी गई है, तो बी का 1। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आ जाएगा, सी का 4। और अवशिष्ट विषय मैंने आपको बताया कि जो विषय न तो केंद्र के सूची में हो, न राज्य के सूची में हो, न समवर्ती सूची में हो, यानी कि तीनों सूचियों में से वो विषय ना हो, तो उन्हें हम अवशिष्ट विषय कहते हैं। रेसिडुअल सब्जेक्ट्स वो हो गए, अवशिष्ट शक्तियां। तो वो जो है हमेशा केंद्र के पास ही होती है। तो ये अवशिष्ट विषय क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, तो डी का 2। तो 52 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है भारत की राष्ट्रीय भाषा से, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से, न्यायिक पूर्वालोकन से। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल विरोधी कानून से है, जिसके बारे में हमने बात किया 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा इसे जो है संविधान में जोड़ा गया। और ये दल बदल के आधार पर निर्भरता, जो चाहे वो लोकसभा की सदस्यता हो चाहे वो विधानसभा की सदस्यता हो, उससे है। ठीक है, तो डी हमारा उत्तर है। अगला, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। अगला, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? संघ सूची की बात हो रही है। ठीक है, तो बैंकिंग संघ सूची में है, बीमा संघ सूची में है, जनगणना संघ सूची में है। ये गैस, ये जो है संघ सूची में नहीं है, गैस राज्य सूची में है। ठीक है, तो 55 का डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो रक्षा, तो निश्चित रूप से सहज दिमाग से हम जान सकते हैं कि यह संघ सूची में होगा। विदेशी मामले भी कौन डील करेगा? तो यूनियन ही डील करेगा। रेलवे निश्चित रूप से
संघ का विषय है। तो कृषि ये संघ का विषय नहीं है, कृषि किसका विषय है, तो ये राज्य का विषय है। ठीक है, तो 56 का डी। अगले पे आ जाते हैं 56 से 57। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस, निगम कर केंद्र का है, जनगणना केंद्र का है, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन ये क्या है, ये समवर्ती सूची का विषय है। तो रेलवे पुलिस, तो चाहे सामान्य पुलिस हो चाहे रेलवे पुलिस हो, ये राज्य सूची का विषय है। इसलिए आप देखते होंगे कि रेलवे स्टेशनों पे आपको जो है राज्य सरकार के कर्मचारी यानी पुलिसिंग में जो जीआरपी है वगैरह है, और जो जनरल पुलिस जो है नागरिक पुलिस, उसके भी जो अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर रेलवे में होता रहता है पुलिस के रूप में। तो ये आप लोगों ने देखा होगा, रेलवे पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, 57 का ए। अगला, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? संघीय, राज्य, समवर्ती सूची, अवशिष्ट। तो पंचायती राज्य विषय जो है ये राज्य सूची का विषय है। 58 का जो हमारा उत्तर है वो है बी, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था, ये सभी राज्य के विषय हैं। पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था। तो दंड प्रक्रिया यही समवर्ती सूची का विषय है। तो इसीलिए आपने अभी तक इतने प्रश्न देख लिए होंगे तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जो यूनियन लिस्ट है, जो स्टेट लिस्ट है, जो कंकरेंट लिस्ट है, इन तीनों का आपको जो है पिछले साल का देख करके एक जो है नोट्स बना लेना होगा। इससे प्रश्न आ जाएगा और इससे आया हुआ प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ये तो आप समझ लीजिए, कंपटीशन बहुत है। अगला, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। सूची 1 केंद्र सूची, सूची 2 राज्य सूची। तो ये सूची 3 समवर्ती सूची में विवाह विच्छेद और गोद लेने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो 60 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। अगला, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? एमपीपीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो सूची 1 ये संघ सूची हो गया, प्रविष्टि मतलब जो वो नंबरिंग की गई है, पूरा जो 97 सब्जेक्ट लिखा गया, प्रविष्टि 72। इसमें क्या लिखा गया है? तो इसमें लिखा गया है कि संसद के लिए, राज्य विधानसभाओं के लिए, राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन। इसके अलावा सूची 2 जो राज्य सूची है, इसका की जो प्रविष्टि 37 है, जो लिस्ट में इसकी नंबरिंग 37 है, इसमें भी लिखा गया है कि संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राज्य विधान सभाओं का निर्वाचन। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा ए और सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ गए हम। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 6ठी अनुसूची, 7वीं, 9वीं। तो देखिए 7वीं अनुसूची में यह कहा गया है कि संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने की और उस कानून को लागू करने की अधिकारिता किसकी होगी? तो वो संघ की होगी। तो वो जो है कानून बनाएंगे और उन विषयों पर शासन करेंगे। राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाएंगे और उन विषयों पर शासन करेंगे। समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं, लेकिन केंद्र का कानून अगर है तो राज्य का कानून जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कर से जुड़ा हुआ भी यही तो प्रावधान है। तो 62 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है संघ सूची, समवर्ती सूची, निश्चित रूप से राज्य सूची का विषय है भूमि सुधार। ठीक है, 63 का उत्तर हमारा है सी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो निश्चित रूप से 10वीं अनुसूची में
दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान किए गए हैं। आईएएस में 2 बार पूछ लिया गया, 98 2014 और उत्तराखंड पीसीएस प्री 2021 में एकदम जो है ये लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, डी हमारा उत्तर है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो निश्चित रूप से 10वीं अनुसूची में रखा गया है। सी हमारा उत्तर होगा। तो आइए अब एक बार जो है सारे अनुसूचियों को देख लें। तो चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। और 6ठी अनुसूची में स्पेसिफिक 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है, वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ सूची है। मूल संविधान में कुल 97 विषय थे, वर्तमान में 98 है। राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे, लेकिन घटा घटा के 59 विषय कर दिया गया। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय था, लेकिन बढ़ा बढ़ा के इसे 52 कर दिया गया। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, तो मूल रूप से कुल 14, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कौन सी भाषा किस संविधान संशोधन से जुड़ी है वो भी लिखा गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन एवं अन्य मामलों से संबंधित राज्य विधानमंडलों और संसद के अधिनियमों और विनियमों, वर्तमान में 284 प्रविष्टि है इसमें, को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बचाने हेतु इस अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अगला, भारत के संविधान किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो ये 5वीं अनुसूची जो है वो अनुसूचित जो क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, इसमें से 4 जो राज्य हैं उनसे संबंधित प्रावधान 6ठी अनुसूची में किया गया है। उनको छोड़कर, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको छोड़ करके 5वीं संविधान की अनुसूची जो है वो जनजातीय क्षेत्रों के नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित है। अब इसमें यह पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? ये आईएएस प्री 2019 का प्रश्न है। तो ये 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, इस मामले में यह कहा कि जनजातीय भूमि का राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा किसी निजी कंपनी को खनन के लिए पट्टा जारी करना, पट्टा जारी करना 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो बी हमारा उत्तर है। अगला, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ठीक है, तो संविधान की 5वीं जो अनुसूची है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ करके भारत के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित है। उसी से यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उससे क्या इसके परिणाम का सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंब क्या करता है? ये आईएएस प्री 2022 का प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है। इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा। जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा। तो देखिए, इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। ठीक है, अगला, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो तीसरी, 7वीं, 9वीं। तो ये 5वीं अनुसूची है और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो बी हमारा उत्तर होगा। अगला, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? यह भी आईएएस का प्रश्न है।
अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण, पंचायतों की शक्तियों, सभी सीमाओं निश्चित रूप से अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए ही ये प्रावधान किए गए हैं। अगला, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो निश्चित रूप से ये मणिपुर में लागू नहीं होती। ये कहां कहां लागू होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये मणिपुर में लागू नहीं होती है। डी हमारा उत्तर है। अगला, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यही बी है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 71 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो सिक्किम में नहीं होता, नागालैंड में नहीं होता, त्रिपुरा में होता है। तो 72 का हमारा उत्तर है ए। और ये यूपीपीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन कौन से सही हैं? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है। प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। तो निश्चित रूप से प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं तथा शेष 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। नहीं, 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं और शेष जो होते हैं वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। तो ये गलत है। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो ये भी सही है। 1 और 3 सही है। ठीक है। देखिए, 6ठी अनुसूची के तहत जो 6ठी अनुसूची के राज्य हैं, इनमें जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनमें स्वायत्त जिला यानी स्वशासी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसे से जुड़ा हुआ यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 1 और 3 जो है इसमें से सही है, यानी बी हमारा उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची निश्चित रूप से पंचायती राज से संबंधित है। तो 74 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1952 के तहत इसे जो है संविधान में जोड़ा गया, बी। आइए अब यहां देख लीजिए 10वीं अनुसूची दल बदल वाली बात। 11वीं अनुसूची तो पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार, जिम्मेदारियां, इसमें कुल विषय 29। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में क्या है? तो नगर पालिका की शक्तियां, प्राधिकार, जिम्मेदारियां, इनमें 18 विषय है। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, चलिए भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो निश्चित रूप से कुल 29 विषय हैं। तो 75 का जो हमारा उत्तर है वो है सी, 29 विषय। तो इस प्रकार से संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अनुसूचियों से जुड़े हुए पिछले वर्षों में पूछे गए कुल 75 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।